आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी दिया किसने है? 1927 में हिटलर और लंदन ने इस थ्योरी को प्रपोज़ किया था। उसके बाद 1931 में इस थ्योरी को पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा इम्प्रूव किया गया था और सुधारा गया था। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी में अणुओं या मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का बनना एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। All bonds are localized bonds formed between two atoms by donation of one electron from each atom. Covalent bond या सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणु जिनके बीच में बंध का निर्माण हो रहा है, उनमें से दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बंध का निर्माण होता है। ये जो बंध है दोनों एटम्स के बीच में लोकलाइज्ड होता है। पोस्ट्यूलेट्स इसके किस प्रकार हैं? सबसे पहला पोस्ट्यूलेट तो ये कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ वन हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम ईच एटम। यानी बंध बनाने में भाग लेने वाले जितने एटम्स हैं, दो एटम्स, उन दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। उनके बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड रिमेन कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। तो जो हाफ फिल्ड या अर्धपूरित वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं और दोनों बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में पाए जाते हैं पेयरिंग के बाद। This increases electron density between the two bonded atoms, thus increasing the stability of the molecule. इसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस और दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और अंततः मॉलिक्यूल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड का स्ट्रेंथ यानी बंध की प्रबलता ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पर यानी ओवरलैपिंग कितना हो रहा है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए जो लीनियर ओवरलैपिंग है वो लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से मजबूत होता है, के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग को दर्शाया गया है। पहले डायग्राम में लीनियर ओवरलैपिंग को दर्शाया गया है पी ऑर्बिटल्स के बीच में, जबकि दूसरे डायग्राम में लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग को दर्शाया गया है दो पी ऑर्बिटल्स के बीच में। इनमें से जो लीनियर, जो पहला डायग्राम है, लीनियर ओवरलैपिंग होता है, उसमें ओवरलैपिंग की मात्रा अधिक होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि जो सेकेंड डायग्राम है उसमें साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। बंध की प्रबलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो ऑर्बिटल बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं उनकी दिशात्मक गुण, उनका डायरेक्शनल नेचर कैसा है। कोवलेंट बॉन्ड चूँकि डायरेक्शनल होता है इसलिए ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल नेचर पर डिपेंड करता है। ये जो पहला डायग्राम आया है ये पी ऑर्बिटल्स के बीच में लीनियर ओवरलैपिंग को दर्शा रहा है। सेकेंड डायग्राम में sp ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। ये थर्ड डायग्राम जो है ss ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग को दर्शा रहा है और ये फोर्थ डायग्राम pp ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग को दर्शा रहा है। अब चूँकि p ऑर्बिटल दिशात्मक डायरेक्शनल होता है और s ऑर्बिटल उसके कंपैरिजन में डायरेक्शनल या दिशात्मक नहीं होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है एक समान होती है। इसलिए
सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल गुण पाया जाएगा p ऑर्बिटल्स में। तो pp ऑर्बिटल का जो लीनियर ओवरलैपिंग होगा उसमें डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जब हम sp ऑर्बिटल के तरफ जाएंगे तो s ऑर्बिटल में डायरेक्शनल गुण नहीं होता है लेकिन p ऑर्बिटल में होता है, इसलिए सेकेंड नंबर पे आएगा आपका sp ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग या बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर थर्ड नंबर पे है ss ऑर्बिटल, इसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है, इसलिए ये sp और pp ऑर्बिटल से कम स्ट्रेंथ होगा इसका। लास्ट में आएगा आपका pp ऑर्बिटल का साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। Limitations: it fails to give quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compounds. उपसहसंयोजक यौगिकों के विषय में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के विषय में जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी स्थायित्व है उसके विषय में ये जानकारी नहीं दे पाता। इट इज़ यूज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक एरियाज़, कुछ विशिष्ट क्षेत्र में ही इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, ऐसा इसका मानना है। इट डज़ नॉट ऑफर इंसाइट्स ऑन द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के विषय में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है इस थ्योरी में। इट फेल्स टू एक्सप्लेन टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जिसे टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को भी ये थ्योरी समझा नहीं पाती। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उपसहसंयोजक यौगिकों के द्वारा जो रंग दिखाया जाता है, रंग कलर शो किया जाता है, उसे भी यह समझा पाने में असमर्थ है। Formation of odd electron molecules such as ClO3, NO, H2+, etc. cannot be explained because electron pairing does not take place. तो कुछ odd electron molecules हैं जैसे कि ClO3, NO, H2+, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता नहीं है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 3, 5 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इनमें पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो इस थ्योरी के द्वारा इन मॉलिक्यूल्स का बनना समझाया नहीं जा सकता। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कांट बी एक्सप्लेन्ड। त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है मॉलिक्यूल्स की, उसे भी ये थ्योरी समझा नहीं पाती। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कांट बी एक्सप्लेन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध का बनना भी ये थ्योरी नहीं समझा पाती। नाउ एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस डायग्राम में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होता है, तो इस डायग्राम में पहले हाइड्रोजन एटम को A से डिनोट किया गया है। ये जो नीले कलर का सर्कल है या बॉल है उससे आप न्यूक्लियस को डिनोट किया गया है, और पर्पल कलर का छोटा सा जो बॉल है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, जो कि इस रेड कलर के पाथ में, रेड कलर के पथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसे B से डिनोट किया गया है। अब जो पहला एटम है HA, उसके इलेक्ट्रॉन को 1, और जो सेकेंड हाइड्रोजन एटम है HB, उसके इलेक्ट्रॉन को 2 से डिनोट किया गया है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपने अभी देखी वो रिपल्शन या प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब हाइड्रोजन एटम A और हाइड्रोजन एटम B एक दूसरे के पास आएंगे, जो कि आवश्यक है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने के लिए, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों तरह के फोर्सेस देखने को मिलेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे, और उसी प्रकार से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगे। ये रेड कलर के एरोज डिनोट करते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस को, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन एटम A है उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और वो रहेगा भी। सिमिलरली B के
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है। उसको यहाँ पे दिखाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी हम जो नए फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उस प्रोसेस में जो नए फोर्सेस क्रिएट होते हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। तो जब दो एटम्स हाइड्रोजन के आसपास आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में लोकलाइज्ड रहता है। मोर्स पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेशन, it represents the interatomic interaction for the potential energy of a diatomic molecule। तो किसी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी दो एटम से बने हुए कोई मॉलिक्यूल के जो इंटरएटॉमिक इंटरैक्शंस हैं, यानी दोनों एटम्स के बीच में जिस भी प्रकार का इंटरैक्शन पाया जाए, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व का प्रयोग किया जाता है। ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, VR इज इक्वल टू DE इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस बीटा R माइनस RE होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में R दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, RE बॉन्ड लेंथ हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, DE है बॉन्ड एनर्जी और बीटा है मोर्स पोटेंशियल पैरामीटर। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ RE की वैल्यू यानी जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू होगी 74.1 पिकोमीटर और बॉन्ड एनर्जी होगी 7.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। बीटा मोर्स पोटेंशियल पैरामीटर की वैल्यू होगी 0.0193 पिकोमीटर इनवर्स। सिस्टम में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है FR इज इक्वल टू माइनस DVR बाई DR। ये मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर दो कर्व्स आपको दिखाई दे रही होंगी, एक पर्पल कलर की कर्व है और दूसरी कर्व ब्लू कलर की है। तो जो पर्पल कलर की कर्व है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम उसी कर्व को देखेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए R इज़ इक्वल टू 300 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पर तो दोनों जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एक दूसरे से दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है R इज़ इक्वल टू 300 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों एटम्स हैं, यानी अभी दूर हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। फिर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से वो और नज़दीक आएंगे और जो डिस्टेंस है R इज़ इक्वल टू 150 काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन R इज़ इक्वल टू 74 पिकोमीटर पे दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। अब इससे डिस्टेंस कम होती है यदि दोनों एटम्स के बीच में, तो रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। जैसे इसी डायग्राम में आप देखिए R इज़ इक्वल टू 45 जहाँ लिखा हुआ है 45 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसका पॉजिटिव हो जाएगा। जो सेकंड कर्व है ब्लू कलर का कर्व, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ना बनने को दर्शाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, क्यों वही दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और क्यों वही बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो जो पर्पल कलर का कर्व है उसमें जो दो हाइड्रोजन एटम्स जो लिए गए हैं वो उन दोनों में जो वैलेंस शेल है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अलग अलग है। यदि एक पॉजिटिव स्पिन रखता है तो दूसरे वैलेंस ऑर्बिटल में, दूसरे एटम के वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन नेगेटिव होगा। जबकि जो ब्लू कर्व है उसमें जो दो हाइड्रोजन एटम है वो दोनों एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है वैसे तो हाइड्रोजन एटम में, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में वो दोनों का स्पिन एक समान होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो क्योंकि दोनों का स्पिन एक समान है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा।
अब हम क्वांटम इंटरप्रिटेशन, क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को लेकर के। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है 2 एटम से बना है। उन दोनों हाइड्रोजन एटम को HA और HB से रिप्रेजेंट करेंगे। उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 होंगे रिस्पेक्टिवली। तो जो 1s ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनका वेव फंक्शन साई ए और साई बी होगा। यानी हाइड्रोजन एटम ए के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो साई ए होगा और हाइड्रोजन एटम बी के लिए वेव फंक्शन साई बी होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखते हैं, साई 1 इज इक्वल टू साई ए 1 साई बी 2। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है साई ए 1, ये जो लिखा है उसका मीनिंग ये है कि हाइड्रोजन एटम ए के न्यूक्लियस का प्रभाव पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन 1 पे। साई बी 2 का मतलब है हाइड्रोजन एटम बी के न्यूक्लियस का प्रभाव पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन 2 पे। ये तो बॉन्ड बनने से पहले की भी यही कंडीशन थी, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर थे तो भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या कंडीशन बनती है वो ये इक्वेशन बताता है। साई 2 इज इक्वल टू साई ए 2 साई बी 1, यानी हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को अट्रैक्ट कर रहा है और साई बी यानी हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसमें इस दोनों तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन एटम ए का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के साथ, हाइड्रोजन एटम बी का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के साथ, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस HA का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के साथ, और हाइड्रोजन एटम बी का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के साथ। तो एक साथ देखने को मिलेगा ये पूरा। तो पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखा जा सकता है, साई इज इक्वल टू साई ए 1 साई बी 2 प्लस साई ए 2 साई बी 1। तो जब इस इक्वेशन के थ्रू बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो आपको मिलती है वो है 0.74 पिकोमीटर, और जो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ होगा जो इस फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा वो मिलेगा आपको 0.87 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.87 पिकोमीटर हैज़ बीन कैलकुलेटेड विच इज़ कंसिडरेबली लॉन्गर दैन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 0.74 पिकोमीटर। क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा है वो बड़ा है, 0.74 पिकोमीटर के कंपैरिजन में बड़ा है 0.87 पिकोमीटर। यानी जो बॉन्ड हम इमेजिन कर रहे हैं इस इंटरप्रिटेशन, क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, वो वीक है, कमज़ोर है जो ओरिजिनल बॉन्ड है उसकी तुलना में। तो कोई ऐसा फैक्टर छूट गया होगा इस पूरे मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन में जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो जो फैक्टर छूटा है वो है साई आयनिक। कोई भी मॉलिक्यूल 100% कोवेलेंट नहीं होता, ना 100% आयनिक होता। कोवेलेंट और आयनिक नेचर दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो जो साई टोटल होगा वो सम टोटल है साई कोवेलेंट प्लस लैम्डा साई आयनिक का। यहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट पैरामीटर है। साई आयनिक की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई आयनिक इज इक्वल टू साई ए 1 साई ए 2 प्लस साई बी 1 साई बी 2। अब यहाँ ये जो फर्स्ट पार्ट है, प्लस साइन से पहले का जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन में, साई ए 1 साई ए 2, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और 2 दोनों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। दूसरे पार्ट का मतलब साई बी 1 साई बी 2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 दोनों के साथ। ये जो प्लस साइन से पहला पार्ट है उसका मतलब है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हम उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं HA माइनस HB प्लस। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि हाइड्रोजन एटम ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। उसी प्रकार से इसी इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है HA प्लस और HB माइनस, यानी सेकेंड जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ए है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। थैंक यू।